नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम ये भाग तृतीय के प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास में और आधुनिक विश्व के इतिहास के कुछ मुख्य पाठ्यक्रमों में से एक रूसी क्रांति और उस रूसी क्रांति के क्या मूलभूत कारण थे, उनकी समीक्षा यहाँ पर करेंगे। देखिए, रूसी क्रांति जो थी विश्व की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक रही और इसका समय रहा 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी से पहले 1905 में भी यहाँ पर क्रांति हुई थी और उस क्रांति को ही इसका जनक भी कहा जाता है। इसके हम क्रमवार जो मूलभूत कारण रहे, मुख्य कारण रहे, उनकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहला जो कारण था राजनीतिक अवस्था अथवा राजनीतिक कारण। उस समय राजनीतिक स्थितियां क्या थी? देखिए, रूस के अंदर निरंकुश जार का शासक था, निरंकुश सत्ता थी और उस समय सामाजिक स्थितियां भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजनीतिक अवस्था में इस समय जार निकोलस द्वितीय शासन कर रहा था और इसी के समय में 1905 की क्रांति भी हुई थी, जिसे दबा दिया गया था और दबा करके ये सत्तासीन हुआ था। उस समय इसके द्वारा एक मसविदा जब हुआ तो इसके द्वारा एक विचार रखा गया था कि वह तत्कालीन समय ड्यूमा की स्थिति कर देगा। ड्यूमा यानी पार्लियामेंट बना देगा, लेकिन वह बात इसके द्वारा नहीं की गई और यह भी एक मूलभूत विरोध का कारण उस समय रहा। दूसरा, उस समय इसकी सुंदर रानी थी, रानी जरीना, और इस रानी जरीना का शासन तंत्र पर बड़ा प्रभाव था और इस समय कहा जाता है कि एक रासपुटिन नामक एक ढोंगी संत था, उसका इस जरीना पर काफ़ी प्रभाव था। कहते हैं कि यह जो ढोंगी संत था, यह पहले बदमाश था, किसी चोरी के केस में यह पकड़ा भी जा चुका था, यानी कि अच्छी छवि का संत नहीं था। और इस स्थिति के कारण इसकी जो समाज के अंदर स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ वाली थी, लेकिन समाज में इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी और इसे होली डेविल के नाम से भी समाज में पुकारा जाता था। इस समय जार के पुत्र की कहा जाता है कि स्वास्थ्य खराब हुआ और इस समय इस संत ने कुछ किया और वह ठीक हुआ। उससे रानी जरीना पर इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया और वह इसके कहने के अनुसार शासन में दखलंदाजी करने लगी, जो कि समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुई। तो सबसे मूलभूत कारण ये था कि राजा स्वयं इतना योग्य नहीं था, राजा के परिवार के सदस्य इतने योग्य नहीं थे और उन्होंने निरंकुशता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही इसमें कार्य किया। तो यह पहला मूलभूत कारण था। दूसरा कारण सामाजिक अवस्था या सामाजिक कारण। देखिए, 1917 में रूस की जो स्थिति थी, वह कहा जाता है कि 1789 में जो फ्रांस की स्थिति थी, यानी कि पूरी की पूरी सामाजिक विद्वेष की स्थिति, समाज के अंदर एक बहुत बड़े अंतर की स्थिति। एक तरफ पूंजीपति वर्ग था और दूसरी तरफ सर्वहारा किसान वर्ग था। इन दोनों के अंदर आर्थिक स्थितियां बहुत दूर की बन चुकी थी और ऐसी स्थिति के अंदर स्थितियां यहाँ पर बिगड़ रही थी, क्योंकि जमींदारी प्रथा जो है वह इस समय काफ़ी बलवती हो गई थी। तो जमींदार जो थे वह करों को बड़ी सख्ती से लिया करते थे, चाहे किसान की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। तो ऐसे में क्या हुआ, जमींदार जो थे, पैसे वाले जो थे, वह और पैसे वाले होते चले गए और जो किसान था, कृषक था, वह और ज़्यादा गरीब होता गया। करों को इस समय और बढ़ा दिया गया और बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ में इन करों को लिया जाने लगा, क्योंकि उस समय वह किसान के प्रति किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रखते थे। चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे किसान के यहाँ पर अकाल पड़े, उनको तो अपने कर से मतलब रहता था। इससे भूमिहीन किसान भी बढ़ने लगे और समाज के अंदर जो खाई थी धनवान की और गरीब की, वह बढ़ने लगी। इस समय खेती के जितने भी तरीके थे वह भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पुराने तरीक़ों से ही खेती हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में खेती का डेवलपमेंट भी नहीं था और इनके करों के बोझ
बढ़ते चले जा रहे थे। जमींदार अपनी स्थिति को मजबूत करने के अंदर किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हट रहे थे, यानी कि करों को बड़ी सख्ती से ले रहे थे। इससे सामाजिक अवस्था बिगड़ती हुई चली गई। कहा यह जाता है उस समय निरंकुशता भी इस हद तक आ गई थी कि इनके विरोध के लिए किसी भी प्रकार से कोई हड़ताल तक भी नहीं की जाती थी। 1900 ईस्वी में इस पर भी रोक लगा दी गई थी। और इस समय कहा जाता है कि किसान इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे, मजदूर इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि 75% जनसंख्या के किसानों को, मजदूरों को और सर्वहारा वर्ग को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो ऐसे में जब आम आदमी को खाने के लिए भी नहीं मिलने लगा तो वह पूरी तरह से सरकार के खिलाफ क्रांति के लिए उठ खड़ा हुआ, क्रांति के लिए तैयार हो गया। और इसी समय जो पूंजीपति थे उन्होंने उद्योगों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में लगाकर औद्योगिक उपनिवेश की स्थिति को बढ़ाते हुए चले गए, उद्योगों की स्थिति को बढ़ाते हुए चले गए और वहाँ पर एकाधिकार करके धन को केंद्रित करने लगे। तीसरा मूलभूत कारण आर्थिक अवस्था अथवा आर्थिक कारण। इस समय ये भी कहा जाता है कि जो जार था, जो शासक थे, उनकी युद्ध प्रियता और फिजूल खर्ची, ये ऐसे मूलभूत कारण थे जिन्होंने कि रूस की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ऐसी बर्बादी के कारण उस समय उनके पास तरीका क्या बचता था पैसा उगाने का? मजदूरों और किसानों का शोषण। जैसे कि हमने जमींदारी प्रथा में बात करी, कर बढ़ा दिए जाते थे, कर सख्ती से लिए जाते थे, चाहे मजदूर और सर्वहारा वर्ग के पास किसी भी प्रकार का रेवेन्यू ना हो तो भी उन्हें देना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? विरोध के बिगुल बढ़ने लगे। आम आदमी जब असंतुष्ट होने लगा तो उसकी स्थितियां बिगड़ने लगी और उसके पास अब क्रांति के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। चौथा, रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य जो था, इन सारी स्थितियों, परिस्थितियों, सामाजिक विरोधाभास, सामाजिक स्थितियों की खराबी, आर्थिक स्थिति के खराब होने के बाद और रूस के जार की पूरी तरह से अनैतिक शासन प्रणाली के बाद में भी वह अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाह रहा था। उसने पोलैंड, फिनलैंड, सेर्बिया आदि देशों के ऊपर अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कर ली। अपने क्षेत्र को ढंग से सुशासित नहीं कर पा रहे थे और इतने बड़े क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उसके जितने भी क्षेत्र थे वह ढंग से सुशासित नहीं हो पाए और बल्कि इन क्षेत्रों को शासित करने के लिए उसको धन और खर्च करना पड़ा, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती हुई चली गई और विरोध के स्वर यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ने लगे। नेक्स्ट है रूस में क्रांतिकारी आंदोलन। जैसा कि अपन प्रारंभ से चर्चा कर रहे हैं कि 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई और वही क्रांति 1917 की क्रांति की जनक भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि निरंकुश जार जो थे उनकी अलोकप्रियता होती जा रही थी समाज के अंदर और वह किसी भी प्रकार से सुशासन स्थापित नहीं कर पा रहे थे और वैश्विक व्यवस्था के अंदर भी रूस की स्थिति जो है वह कमजोर होती हुई चली जा रही थी। और इसके कारण एक ऐसा भी क्षेत्र आया कि इस बड़े देश यानी कि रूस को जापान से भी पराजय का सामना करना पड़ा। जब जापान से पराजय हुई तो रूस का आम व्यक्ति उनके विरोध में आ गया और रूस की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। जब विरोध होने लगे तो इस समय पूरा का पूरा अनैतिक प्रभाव जार के द्वारा जनता के ऊपर कर दिया गया और कहा जाता है कि जब इसका विरोध किया गया और पीटर्सबर्ग के अंदर जब एक भीड़ राजमहल की ओर चल पड़ी तो जार के द्वारा 22 जनवरी 1905 ईस्वी को खुली गोलीबारी करवा दी गई और इस गोलीबारी के अंदर निहत्थे हजारों लोग मारे गए। इसे ब्लैक संडे के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ऐसा विरोध का स्थिति बन चुकी थी जहां पर कि जार जो है वह पूरी तरह से विरोध के रूप में आ गया था और जनता क्रांति के लिए तैयार हो गई थी। अब जो अंतिम इसका टॉपिक है रूस व प्रथम विश्व युद्ध।
देखिए, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की 1914 ईस्वी में विभीषिका बनी, तो रूस जो है तमाम विरोधाभासी स्थितियों के बाद में भी एक त्रिशक्ति संगठन बना, इंग्लैंड, फ्रांस व रूस का, और उसमें सम्मिलित हो गया, और सम्मिलित होने के साथ में ही युद्ध में समाहित हो गया। युद्ध में समाहित होने के बाद में किसी भी प्रकार की विचारशील क्रियता इनके अंदर नहीं थी। इन्हें काफ़ी जन धन की हानि हुई और जार के बहुत से सैनिक मारे गए। तो ऐसी स्थिति में जार की जो सैनिक व्यवस्था थी वह भी कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए अब जो आम जनता थी, जिस पर केवल निरंकुशता का ही डर था, जार के आतताइयों और जार के उपद्रव का ही डर था, वह बहुत कम हो गया था। और पूरी जनता ने इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इस स्थिति को बना लिया था कि वह क्रांति की ओर जाएगी। और ऐसी स्थिति के अंदर क्रांति की विभीषिका रूस में बनी, और रूस की सबसे बड़ी क्रांति जो है इस समय वहाँ पर हुई 1917 की, जिसके कि ये मूलभूत कारण थे, जिसकी अपन ने समीक्षा इन बिंदुओं के तहत करी। राजनीतिक अवस्था अथवा राजनीतिक कारण, सामाजिक अवस्था या सामाजिक कारण, आर्थिक अवस्था या आर्थिक कारण, रूसी साम्राज्य की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, रूस में क्रांतिकारी आंदोलन, रूस व प्रथम विश्व युद्ध, ये 6 मूलभूत कारण बताए गए हैं, जिसके माध्यम से रूस की क्रांति का उद्भव हुआ, जार का विरोध हुआ और वहाँ पर यह क्रांति बड़े पैमाने पर हुई। धन्यवाद।